नमस्कार साथियों। बात करते हैं बुद्ध और मार्क्स की। मतलब बुद्ध और मार्क्स के बीच में क्या तुलना हो सकती है। बुद्ध मार्क्स से 2 से 2,500 साल पहले के व्यक्ति हैं। बुद्ध एक पुरातन व्यक्ति हैं, मार्क्स आधुनिक व्यक्ति है। बुद्ध आध्यात्मिक तरीके से चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं, मार्क्स वैज्ञानिक तरीके से चिंतन करने वाला व्यक्ति है। बुद्ध अहिंसा के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, मार्क्स क्रांति के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहता है। तो भला बुद्ध और मार्क्स के बीच में क्या तुलना हो सकती है, और एक मार्क्सवादी भला बुद्ध से क्या सीख सकता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दोनों के बीच में समानता असमानता के बिंदुओं को खोजा जा सकता है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य मनुष्य की पीड़ा को समाप्त करने के इर्द गिर्द घूम रहा है। जैसे बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की खोज की कि इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, और निवारण हेतु वो अष्टांगिक मार्गों की बात करते हैं। तो बुद्ध की नैतिकता भी मनुष्य की पीड़ा को समाप्त करने के इर्द गिर्द घूम रही है। वही मार्क्स, जहां बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की खोज की, वही मार्क्स ने 2 वर्गों की खोज की। एक बुर्जुआ वर्ग जो शक्तिशाली वर्ग है, और दूसरा सर्वहारा वर्ग जो कमजोर वर्ग है, पराधीन वर्ग है। एक शोषक है और दूसरा शोषित है। शोषक वर्ग सदियों से शोषित वर्ग का शोषण करता चला आया है। फिर बुद्ध शोषण का सबसे बड़ा कारण है। जैसे भारत में वर्णावस्था में ब्राह्मण सर्वोच्च स्थिति पर है, शूद्र निम्न स्थिति पर है, तो शूद्रों के मन में पीड़ा अधिक है। तो मार्क्स इस पीड़ा को समाप्त करने के लिए समानता की बात कहता है। तो मार्क्स का दर्शन भी कहीं ना कहीं मनुष्य की पीड़ा को समाप्त करने के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। लेकिन बुद्ध और मार्क्स दोनों के तरीके अलग हैं। बुद्ध एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और बुद्ध अहिंसा के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। नफरत, हिंसा, घृणा को वे प्रेम, दया, करुणा, बंधुता के माध्यम से समाप्त करना चाहते हैं। जैसे दलित सवर्ण से नफरत करे, सवर्ण दलित से नफरत करे, यह मार्ग हिंसा की ओर ले जाता है। आंख के बदले आंख के नियम से तो एक दिन पूरी दुनिया ही कानी हो जाएगी। भय से कभी भी समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। आग से आप यदि आग को बुझाएंगे तो वो आग कभी शांत नहीं होने वाली है। हिंसा से हिंसा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे जब अंग्रेज इस देश में आए तो अंग्रेजों के पास में गोला बारूद, आधुनिक मशीन गने, अत्याधुनिक तकनीक थी। गांधी के पास में क्या था? गांधी के पास में तो गांधी तो तन पर एक लंगोटी पहनते थे। गांधी के पास में सत्य अहिंसा का नैतिक बल था। गांधी ने सत्य अहिंसा के नैतिक बल से अंग्रेजों के गोला बारूद और मशीन गनों की काट खोज ली थी। गंगा जमुना का पानी पीने वाले इस व्यक्ति ने कोका कोला पीने वाले लोगों को घुटनों के बल लाकर के खड़ा कर दिया था, जिनके बारे में यह कहा जाता था कि उनके साम्राज्य का कभी सूर्यास्त नहीं होता है। इस व्यक्ति ने अपने अहिंसा के बाणों से उनके साम्राज्य का सदा के लिए सूर्यास्त कर दिया। वो हिंसा का प्रयोग करते थे, ये अहिंसा का प्रयोग करते थे, सत्याग्रह करते थे, वो गाली देते थे। गांधी मौन बल का प्रयोग करते थे, मौन व्रत धारण कर लेते थे। गांधी ने अपने अहिंसा के माध्यम से दुनिया की इतनी बड़ी फौज को भारत को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। आप समाज में नैतिक मूल्य स्थापित करके ही वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। जैसे जब महात्मा बुद्ध मिलने के लिए अंगुलीमाल डाकू से गए तो उस खतरनाक डाकू ने बुद्ध को देखते ही ललकारते हुए कहा कि ठहर जा। बुद्ध ठहर गए। उसने कहा कि तुम जानते नहीं कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, कटार के एक ही बार से तुम्हारा गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भाई ठीक है, तुम शक्तिशाली हो तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बुद्ध ने कहा कि तुम किसी पेड़ के 2 पत्ते तोड़ करके लाओ। वो गया, पेड़ के 2 पत्ते तोड़ के ले आया।
अब बुद्ध ने उससे कहा कि इन पत्तों को जाकर के दोबारा से जोड़ दो। इतना सुनते ही वो डाकू बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया, क्योंकि आप तोड़ सकते हो, जोड़ नहीं सकते हो। बुद्ध ने अपनी अहिंसा के माध्यम से उस खतरनाक डाकू को नतमस्तक कर दिया। बुद्ध का पूरा दर्शन ही जियो जीने दो तथा हिंसा धर्म विरुद्ध है का पाठ दुनिया को पढ़ाती है। तो समाज में नैतिक मूल्य स्थापित करके ही समाज में वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है। भय से कभी भी शांति स्थापित नहीं होती है। मार्क्स क्रांति के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहता है और क्रांति का मार्ग हिंसा की ओर ले जाता है। वर्ग संघर्ष से कभी भी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। वर्ग सामंजस्य से समस्या का समाधान निकल सकता है। मार्क्स समाज में समानता लाना चाहता है, लेकिन कोई भी समानता स्वतंत्रता के बिना नहीं आएगी। स्वतंत्रता छीन लो, समानता अपने आप कम होती चली जाएगी। जैसे दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में यदि महिलाओं से मत देने की आजादी छीन ली जाए तो उनका राजनीतिक मूल्य कमजोर होता चला जाएगा। स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता बढ़ती चली जाएगी। तो बगैर स्वतंत्रता के समानता नहीं आएगी। जैसे उत्तर कोरिया, रूस में अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध है। विपक्ष में बोलने वाले नेताओं तक को भी जेल में ही मरवा दिया जाता है। तो स्वतंत्रता अगर छीन ली जाएगी तो समानता अपने आप कमजोर होती चली जाएगी। मार्क्स समानता की बात तो करता है, लेकिन उसके आइडिया में स्वतंत्रता का मूल्य कम है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मार्क्सवाद का महत्व कम नहीं हो जाता है। दुनिया में जब तक सोशल अन्याय और असमानता विद्यमान रहेगी तब तक कहीं ना कहीं मार्क्सवाद भी विद्यमान रहेगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि मार्क्स का तरीका थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि जिस वर्ग ने सदियों से सोशल पीड़ा अन्याय को झेला है उनके मन में पीड़ा अधिक है, उनके मन में दुख अधिक है। इसलिए मार्क्स का तरीका थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि समाज में कभी कभी न्याय को स्थापित करने के लिए भगत सिंह भी बनना पड़ता है। और कहा जाता है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना चाहिए। इसलिए मार्क्स के आइडिया में एग्रेसिवनेस अधिक है, लेकिन मार्क्सवाद का महत्व तब तक बना रहेगा जब तक कि दुनिया में सोशल अन्याय और असमानता विद्यमान रहेगी। ये बात करी हमने थोड़ी सी बुद्ध और मार्क्स को लेकर के। अब आप किसको ज्यादा बेहतर समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप किससे ज्यादा प्रभावित हैं और कौन सा ज्यादा बेटर है। धन्यवाद।